हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा स्ट्रोक के बारे में। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा कि मतलब इस वीडियो में कौन किस तरह से हम जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो मैं इसमें सिर्फ इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बात करूंगा। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक को अगर हम मतलब रीजन के वाइज डिवाइड करें तो वो जो साइज के हिसाब से तो वो लेक्यूनर होगा और दूसरा होगा सेरेब्रल इन्फाक्शन। और सेरेब्रल इन्फेक्शन को फिर हम अगर मतलब आर्टरीज के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मतलब दो तरह से मिलेगा। एक तो मतलब कैरोटिड, जो मतलब इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांचेस होगी उसके हिसाब से, और दूसरा होगा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की आर्टरीज से। तो मतलब जो इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांचेस होंगी वो उसके हम कैसे जाएंगे, तो उसमें दो आर्टरीज की डिस्कस करेंगे, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और जबकि जो मतलब वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम होगी उसकी आर्टरीज को हम अगर डिवाइड करें तो उसमें हम पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और फिर वर्टेब्रल या फिर बेसिलर आर्टरीज, और एक आखिर में हम मतलब और से सेरेबेलर आर्टरीज के हिसाब से स्ट्रोक को मतलब क्लासिफाई करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं सबसे आखिर में सिंगल हेमिस्फेरिक स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। और जो मतलब वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के कारण मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रोक सिंड्रोम मतलब ब्रेनस्टेम सिंड्रोम होते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, वो मतलब मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो मैं अब शुरू करता हूं कि इस्केमिक स्ट्रोक के सबसे पहले उसके रिस्क फैक्टर से। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, फिर अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, एचआईवी, फिर ट्राइजेमिनल हर्पीज जोस्टर, फिर ड्रग्स जैसे कि कोकेन। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए। तो जैसे कि आप इस्केमिक स्ट्रोक में जानते हैं वो मतलब आप थ्रोम्बो एम्बोलिक होता है। तो हम थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। तो थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक का डिफरेंस, तो जैसा कि आप जानते हैं जो थ्रोम्बोटिक होगा वो धीरे धीरे ऑक्लूड होगा, मतलब इसका जो सिम्टम्स के जो मतलब ऑनसेट होगा वो ग्रेजुअली होगा, मतलब थोड़ा कुछ दिनों के बाद ये जो सिम्टम्स मैक्सिमली अपीयर होंगे। जबकि एम्बोलिक स्ट्रोक में जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्बुलर डिस्क्लोज होकर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो मतलब वो सारे के सारे सिम्टम्स वो सडनली आ जाएंगे, मतलब एट जो सिम्टम्स मैक्सिममली एट ऑनसेट देखने को मिलते हैं। और जबकि एम्बोलिक में 2-3 दिन के बाद और कुछ टाइम के बाद वो मैक्सिमम में होते हैं। तो ये एक बात हो गई। फिर बात आती है टीआईए के बारे में, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है वो मतलब उसमें टीआईए होता है, जबकि एम्बोलिक में वो नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि वो मतलब एम्बुलर डिस्क्लोज होकर सारे के सारे सिम्टम एक साथ कर देगा, जबकि ये पहले मतलब वो सिम्टम्स देगा टीआईए के। और जब जैसे कि आप जानते हैं कि एम्बोलिक स्ट्रोक वो हार्ट में से बहुत कॉमन होता है। तो मतलब अगर हार्ट में से एम्बुलर डिस्क्लोज होता है तो वो कौन सी आर्टरी में जाएगा, तो वो मोस्ट कॉमनली मिडल सेरेब्रल आर्टरी में डिस्क्लोज होता मतलब ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फिर उसके बाद वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में मैक्सिममली जाता है और सबसे आखिर में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। तो मतलब जो हार्ट में से जो एम्बोलाई होगा वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी के सिम्टम्स को सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेक्यूनर स्ट्रोक्स के बारे में, तो लेक्यूनर स्ट्रोक्स होता है वो मतलब साइज में बहुत छोटा है, वो करीब 1.5 सेंटीमीटर से स्मॉलर साइज में होता है। और वो आर्टीरियोल्स के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। मतलब जैसे कि आर्टीरियल्स मतलब कौन कौन सी, जैसे कि अगर वो बेसल गैंग्लिया में सप्लाई करती हो, फिर पॉन्स में, फिर सेरिबेलम में, फिर इंटरनल कैप्सूल या फिर थैलेमस, या फिर कई बार डीप व्हाइट मैटर में भी ये इफेक्ट करता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मतलब इसके कारण फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से आएंगे। तो अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स के लेक्यूनर स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे तो वो कौन से मतलब पार्ट को अफेक्ट करता है उस हिसाब से आएंगे। तो इसमें जैसे कि कॉन्ट्रालेटरली प्योर सेंसरी लॉस भी होता है, या फिर कॉन्ट्रालेटरल प्योर मोटर लॉस भी होता है, फिर प्योर मोटर लॉस भी होता है। और अगर हम जैसे अगर ये फिर मतलब सेरेबेलम को इफेक्ट करेगा तो तो इप्सिलेटरली एटेक्सिया होगा, इप्सिलेटरल एटेक्सिया होता है। फिर इसके दूसरे कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो फिर जैसे कि इसमें हेमीपेरेसिस भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंटरनल कैप्सूल को भी अफेक्ट करता है। फिर इसमें डिसआर्थरिया भी
होगा। फिर इसके बाद क्लमजी हैंड कई बार इसमें देखने को मिलता है, क्लमजी हैंड। तो अगर हम इसे ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, अगर उसकी बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसके बाद में अगर लेक्यूनर स्ट्रोक्स की एक बात करूं तो सेरेब्रल इन्फेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं कैरोटिड की ब्रांचेस की बात करूंगा, जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरा मिडल सेरेब्रल आर्टरी। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये समझिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और इसमें से ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मतलब निकल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ एक आर्टरी आती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो एक बात आप यहाँ समझिए, जैसे कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ मतलब इसके प्रोक्सिमली हो जाए, अगर मतलब एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के प्रोक्सिमली हो जाए तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने के बावजूद भी जो ब्लड फ्लो होगा वो यहाँ मतलब कोलेटरल्स के कारण अभी भी एंटीरियर सेरेब्रल में जा सकता है। तो मतलब जो प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें सिम्टम्स काफी माइल्ड होंगे और जल्दी मतलब पेशेंट इंप्रूव हो सकता है। पर अगर आप समझिए कि ऑब्स्ट्रक्शन इसके एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के डिस्टली होता है तो अब आप समझ पाएंगे कि यहाँ से मतलब अब ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा, कोलेटरल यहाँ नहीं होंगे। तो जो इसके डिस्टली मतलब एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जो डिस्टली ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें मैक्सिमम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये एंटीरियर सेरेब्रल की बात हो गई। अब मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि एंटीरियर सेरेब्रल के ऑब्स्ट्रक्शन से कौन कौन से फीचर आते हैं। उससे पहले मैं यहाँ कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मतलब ब्लड सप्लाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेड रेड रीजन है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी का हो गया। फिर ये मतलब येलो पार्ट है वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का हो गया है, जो प्रीडोमिनेटली ब्रेन के मतलब मीडियल पार्ट को सप्लाई करता है। और सबसे आखिर में आता है ये ब्लू पार्ट, ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का मतलब रीजन। तो आप जान पाएंगे कि वो मोस्टली वो पोस्टीरियर के इस रीजन को ज्यादा ब्लड सप्लाई देगा। और ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको जानते हैं कि मोटर होमुंकुलस के कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मतलब मीडियल पार्ट होता है वो प्रीडोमिनेटली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। तो आप समझ पाएंगे कि ये जो मीडियल पार्ट है तो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होगा। तो आप देख पाएंगे कि मोटर होमुंकुलस में यहाँ मतलब लेग का रीजन ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इन्फेक्शन होगा तो उसमें मतलब लेग की वीकनेस ज्यादा कॉमनली होगी। जबकि अगर हम जो लेटरल पार्ट की बात करें तो जैसे कि ये सारे रीजन, तो आप समझ पाएंगे कि लेटरल पार्ट में दूसरा वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसमें मतलब मिडल सेरेब्रल आर्टरी में आर्म की वीकनेस ज्यादा कॉमनली हो गई। तो ये एक बात हो गई। और एंटीरियर मतलब और एक और बात, जैसे कि आपने देखा कि मीडियल प्रीडोमिनेटली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से होता है। तो यहाँ जो आप सेंटर देख रहे हैं वो मिक्चुरेशन का सेंटर मतलब यहाँ ब्रेन में होता है। तो आप समझ पाएंगे कि अगर मतलब एंटीरियर सेरेब्रल का इन्फेक्शन होगा तो ये सेंटर अब डिसफंक्शनल हो जाएगा और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें मोटर एंड सेंसरी लॉस होगा, वो प्रीडोमिनेटली लेग में होगा। ये मैंने आपको आगे होमोन्कुलस के जरिए बता दिया कि जो मोटर और सेंसरी होता है वो प्रीडोमिनेटली मतलब एंटीरियर सेरेब्रल के वजह से लेग में ज्यादा होगा। तो ये एक बात हो गई। फिर इसमें एक फ्रंटल लोब के इन्वॉल्व होने के कारण इसमें मतलब अब ग्रास रिफ्लेक्स मतलब प्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रास रिफ्लेक्स या फिर ऐसे कुछ रिफ्लेक्स होते हैं फ्रंट मतलब जो जैसे जैसे चिल्ड्रन की एज बढ़ती है वो मतलब फ्रंटल लोब उन्हें इनहिबिट कर देगा, तो वो अपीयर नहीं होंगे। पर अगर मतलब फ्रंटल लोब का अगर डैमेज हो जाए तो ये सारे रिफ्लेक्स अब अनइनहिबिटेड हो जाएंगे। तो मतलब ग्रास रिफ्लेक्स जैसे कि रिफ्लेक्स अब देखने को मिलेंगे, फिर वो रीअपियर होंगे, ग्रास रिफ्लेक्स हो या रूटिंग रिफ्लेक्स या ये सब रिफ्लेक्स। फिर इसमें कई बार पैराटोनिक रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, पैराटोनिक रिजिडिटी। और फ्रंटल लोब के मतलब इन्वॉल्व होने के कारण दूसरे कौन कौन से आएंगे, तो इसमें अब एबुलिया के सिम्टम्स भी आते हैं। एबुलिया का मतलब है मतलब कोई लैक ऑफ इनिशिएटिव, अब मतलब कोई इनिशिएटिव का अब नहीं कर पाएगा पेशेंट। फिर इसमें एक और सिम्टम आता है कि फ्रैंक कंफ्यूजन, फ्रैंक कंफ्यूजन होता है। फिर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि और जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है गेट एबनॉर्मलिटीज। तो मतलब गेट एप्रेक्सिया वैसे कुछ सिम्टम्स इसमें आते हैं। फिर ये हो गई मतलब फ्रंटल लोब की बात। और कई बार और मैंने जैसे कि आपको आगे मतलब लेक्यूनर स्ट्रोक्स में बताया था उसमें भी उसके सारे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि अनइनहिबिटेड क्राइंग, लाफ्टर, वो सब सारे सिम्टम्स। और
अगर ये स्ट्रोक मतलब फ्रंट एसीए का अगर वो बायलेटरल एसीए मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें काफी सीवियर बिहेवियरल डिस्टरबेंस होता है और इसमें मतलब मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है। और एक और बात कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रंटल लोब मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ मतलब कॉर्पस कैलोसम के एंटीरियर पार्ट को भी मतलब ब्लड सप्लाई देती है। तो अगर ये कॉर्पस कैलोसम का एंटीरियर पार्ट अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो कौन से सिम्टम आएंगे, तो इसकी वजह से टेक्टाइल एग्नोसिया होगा। तो टेक्टाइल एग्नोसिया का मतलब क्या है, मतलब अब आपको पेशेंट को हाथ में कुछ देंगे जैसे कि पेन हो या पेंसिल या फिर मोबाइल देंगे तो वो मतलब अब वो महसूस नहीं कर पाएगा कि ये मतलब कौन सी चीज है। तो वो कॉर्पस कैलोसम के एंटीरियर पार्ट के इन्वॉल्व होने के कारण टेक्टाइल एग्नोसिया होता है। तो इसका एक और फीचर आ गया टेक्टाइल एग्नोसिया। तो ये हो गई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात। अब मैं बात करूंगा मिडल सेरेब्रल आर्टरी के बारे में। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बात करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देना मतलब आई डेविएशन के बारे में कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल गेज के बारे में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी मतलब पाथवे का शुरुआत कैसे होती है, तो ये फ्रंटल आई फील्ड से शुरू होता है, फिर वो मतलब ब्रेन को यहाँ क्रॉस करके ये पीपीआरएफ और क्रेनियल नर्व 6 के न्यूक्लियस में जाता है। फिर यहाँ से वो पाथवे मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस से क्रेनियल नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस में जाएगा और यहाँ से वो सप्लाई करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये फ्रंटल आई फील्ड एक्टिवेट होती है तो आगे का पाथवे कैसा होगा। तो ये मतलब कॉन्ट्रालेटरली क्रेनियल नर्व 6 को एक्टिवेट करेगा। तो आई यहाँ मतलब इस तरफ की आई वो लेटरली डिवेट होगी और ये मतलब यहाँ की थर्ड क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आई अब मीडियली मतलब डिविएट करेगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फ्रंटल आई फील्ड है, इसके एक्टिवेट होने के कारण आई डिविएशन इसके ऑपोजिट साइड होता है। तो अब आप एक बात यहाँ समझ सकते हैं कि अगर ये फ्रंटल आई फील्ड हो वो उसका अगर मतलब अब डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो अगर ये फ्रंटल आई फील्ड डैमेज हो जाती है तो अब ये इस तरफ की प्रीडोमिनेटली अब एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण जो आई डिविएशन होगा वो अब इस तरफ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस रीजन मतलब इस रीजन के स्ट्रोक के कारण आई डेविएट इस रीजन की ओर होती है। तो उसको क्या कहा जाता है कि उसको हम कहते हैं कि आईज आर डेविएटेड टू द साइड ऑफ लीजन। और मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइडेड पैरालिसिस होगा। तो आप ये भी इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई डेविएशन पैरालाइज साइड के ऑपोजिट में होता है। तो ये हो गई मतलब फ्रंटल आई फील्ड जो सेरेब्रम में मतलब होती है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आप जानते हैं कि क्रेनियल नर्व 6 का न्यूक्लियस होता है वो अब पोन्स में होता है। तो अगर यहाँ ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये डैमेज हो जाता है तो इस एरिया का मतलब पीपीआरएफ न्यूक्लियस और क्रेनियल नर्व 6 एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस एरिया के मतलब पीपीआरएफ और क्रेनियल 6 एक्टिवेट हो जाने के कारण आई का डेविएशन आप समझ सकते हैं कि इस तरफ हो जाएगा। तो आप समझ पाएंगे कि पोन्टाइन लीजन में मतलब आई डेविएशन किस तरफ होता है। तो पोन्टाइन लीजन में आई डेविएशन ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लीजन होता है। मतलब आप समझ पाएंगे कि अगर ये पोन्स में लीजन यहाँ होगा तो राइट साइडेड होगा तो इसमें पैरालिसिस यहाँ लेफ्ट लिम्ब में होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि पोन्टाइन लीजन में आईज आर डेविएटेड टू द साइड ऑफ पैरालाइज लिम्ब। तो ये कॉन्सेप्ट में बाद में भी बताऊंगा, पर ये याद रखना जरूरी है कि आप आई डेविएशन कैसे काम लगता है। तो अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, मतलब अगर पूरी की पूरी अगर आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इसमें कॉन्ट्रालेटरली हेमीप्लेजिया होता है, फिर कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जो ब्रेन में से जो व्हाइट फाइबर्स होंगे वो मतलब पिरामिड में क्रॉस हो जाएंगे। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल लीजन्स आएंगे। फिर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया आइस का डेविएशन टू द साइड ऑफ लीजन होता है, मतलब आइस लीजन की साइड की ओर देखती है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट टू द पैरालाइज लिम्ब। तो ये ऑपोजिट टू द पैरालाइज लिम्ब होता है। और मतलब पूरी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इसके कारण ग्लोबल एफेजिया होता है। तो ये बात हो गई कॉन्ट्रल मतलब पूरे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के लीजन की। अब मैं आपको मतलब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के डिविजन्स के बारे में बताऊंगा।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी यहाँ से आती है वो सुपीरियर डिवीजन और इंफीरियर डिवीजन में डिवाइडेड होती है। तो इन दोनों के मतलब सिम्टम्स अलग अलग आएंगे कि अगर सुपीरियर डिवीजन का मतलब इन्फेक्शन हो जाए या फिर इंफीरियर डिवीजन का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सुपीरियर डिवीजन होता है वो इस एरिया में जाता है। यहाँ कौन सा, तो ब्रोकास एरिया होता है। तो मतलब आप जब समझ पाएंगे कि सुपीरियर के ब्रोक होने के कारण ब्रोकास एफियसिया होता है। फिर और ये भी आप समझ पाएंगे कि यहाँ मतलब ये रीजन मोटर होमुंकुलस का रीजन आ गया। तो यहाँ कॉन्ट्रालेटरल मतलब मोटर एंड सेंसरी लॉस होता है। तो सुपीरियर डिवीजन का ये हो गई सुपीरियर डिवीजन की बात। और अगर हम इंफीरियर डिवीजन की बात करें तो अब समझ पाएंगे यहाँ कोई वर्निकेस एरिया होगा। तो यहाँ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वर्निकेस एफिजिया होता है। और इसके साथ साथ आप यहाँ भी समझ पाएंगे कि जो मतलब विजुअल पाथवे होता है वो मतलब यहाँ से मतलब नीचे के पार्ट से होकर जाता है। तो यहाँ मतलब अब विजुअल पाथवे का भी अब इस्केमिया हो जाएगा। तो इसके कारण होमोनाइमस हेमिएनोपिया हो जाता है। तो ये हो गई सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन की बात। और ये मैं मतलब जो बताई वो डोमिनेंट मतलब वो डोमिनेंट एरिया अगर अफेक्टेड हो, जैसे कि जानते हैं कि राइट हैंडेड पीपल में लेफ्ट साइडेड मतलब डोमिनेंट होता है। और मतलब लेफ्ट हैंडेड पीपल में भी ज्यादातर ही लेफ्ट ही डोमिनेंट होता है। तो ये मैंने डोमिनेंट रीजन की बात कर ली। तो अगर ये डोमिनेंट लेफ्ट साइडेड के अलावा मतलब नॉन डोमिनेंट अगर इफेक्ट होगा तो इसके सिम्टम कौन कौन से आएंगे। तो जैसा कि आप समझिए कि अगर ये राइट साइडेड मतलब पैराइटल और टेम्पोरल लोब अफेक्ट होता है तो जो कि वो नॉन डोमिनेंट है, तो इसके सिम्टम कौन कौन से आएंगे। तो इसमें लेफ्ट हेमी स्पेशियल निग्लेक्ट हो जाता है कि मतलब जो पेशेंट मतलब लेफ्ट साइडेड जो भी ऑब्जेक्ट या फिर उसके ऑन लिम्स होंगे उसको निग्लेक्ट करेगा। जिसकी उसको लेफ्ट हैंडेड होगा तो मतलब पेशेंट का जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होगा तो पेशेंट ऐसे बिहेव करेगा कि वो उसका है ही नहीं। जैसे कि उसको किसी ने यहाँ वो चिपका दिया है, वो उसके ऑर्गन है ही नहीं, वो इस तरफ से उसे निग्लेक्ट करेगा। फिर मतलब और कौन से सिम्टम आते हैं, फिर आते हैं कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। फिर कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होता है। और एक होता है विजुओ स्पेशियल डिफेक्ट्स। मतलब जो राइट साइडेड मतलब राइट टेम्पोरोपैराइटल रीजन होता है नॉन डोमिनेंट, उसका ये सब फंक्शन होते हैं कि वो विजुअल स्पेशियल इफेक्ट मतलब को कंट्रोल करना। और इसके अलावा मैं कुछ पैराइटल मतलब लोब के अफेक्ट होने के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। तो ये कौन से होंगे, जैसे पैराइटल लोब अफेक्ट होने के कारण कॉन्ट्रालेटरल ये सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। तो वो होगा एक तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में अब पहले जैसा नहीं होगा। तो एक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में पेशेंट नहीं कर पाएगा। फिर एक और आता है कि सेंसरी इनअटेंशन। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप अगर पेशेंट को दोनों हाथ में से सेम जगह पे मतलब राइट और लेफ्ट हैंड दोनों में, जैसे कि आप समझिए उसके पाम में आप सेंसरी स्टिमुलाई देते हैं तो वो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ में वो सेंसरी फील कर पाएगा, मतलब एक हाथ में वो फील नहीं कर पाएगा। इसे सेंसरी इनअटेंशन कहते हैं। और सबसे आखिर में मतलब एक और मतलब इसमें भी डेक्टाइल एग्नोसिया होता है, एक डेक्टाइल एग्नोसिया होता है। और मतलब एक और मतलब जिसे एक ग्राफेस्थेशिया भी मतलब कहा जा सकता है। जैसे कि आप अगर पेशेंट के हाथ में कुछ स्पेलिंग्स लिखेंगे ABC या फिर मतलब वो अब स्पेलिंग वो पेशेंट मतलब कह नहीं पाएगा कि आपने उसके हाथ में मतलब क्या लिखा है। तो इसे एक ग्राफिस्टेशिया और मतलब टेक्टाइल एग्नोसिया भी इसमें होता है। तो ये हो गई मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बात। और अगर एक और छोटी मतलब आर्टरी रह गई है कि ऑप्थेल्मिक गया और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो मतलब अगर इसमें एम्बोलाई चला जाता है कि इसकी वजह से क्या होगा। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इसमें सडन पेनलेस विजन लॉस होता है, कि इसमें सडन पेनलेस विजन लॉस होता है। और इसमें मतलब आप चेरी रेड स्पॉट भी देख सकते हैं। तो और हाँ, अगर आप जैसे कि जानते हैं कि 25% पीपल होते हैं कि उसमें एक और आर्टरी होती है जिसे सीलियो रेटाइनल आर्टरी कहते हैं। तो आप जान पाएंगे कि अगर मतलब इसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी ऑब्स्ट्रक्ट होती हो रही है फिर भी इसमें जो सीलियो रेटिनल आर्टरी होती है वो मैक्युलर एरिया को सप्लाई करती है। तो उन कई पेशेंट्स में मतलब अब टनल विजन हो जाएगा कि उसमें मैक्युलर स्पेयर हो जाएगा। तो इनमें मतलब इन्होंने पूरा का पूरा विजन लॉस नहीं होगा पर उसमें मैक्युलर विजन अभी भी इंटेक्ट रहेगा जिन्हों में सीलियो रेटिनल आर्टरी प्रेजेंट होती है।
तो जो वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम होती है उसमें तीन आर्टरीज की बात करेंगे, एक पीसीए, फिर वर्टेब्रल और या फिर बेसिलर आर्टरीज का मतलब उनको दोनों का साथ में, फिर आखिर में सेरेबेलर आर्टरीज। तो सबसे पहले मैं पीसीए के मतलब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के बारे में बात करूंगा कि मतलब उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कौन कौन से सिम्टम आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी मेनली विजुअल एरिया को ब्लड सप्लाई देती है, तो इसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जैसे कि अब कौन से सिम्टम आएंगे, तो एक होगा कलर एनोमिया। तो कलर एनीमिया का मतलब मेन रीजन क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पस कैलोसम का जो पोस्टीरियरली पार्ट होता है, तो वो अगर अफेक्ट हो जाए कॉर्पस कैलोसम का पोस्टीरियर पार्ट, जिसे कि हम स्प्लेनियम भी बोलते हैं, जो कॉर्पस कैलोसम का जो स्प्लेनियम होता है उसके अफेक्ट होने के कारण कलर एनोमिया होता है। मतलब पेशेंट बता नहीं पाएगा कि ये कौन सा कलर है। फिर इसके साथ और कौन से सिम्टम होंगे, तो एक होगा ऑक्यूलर एप्रेक्सिया। फिर एक और आता है कि अब पेशेंट मतलब काउंट नहीं कर पाएगा, कि पेशेंट इनेबिलिटी टू काउंट। फिर इसमें विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं। फिर इसमें कई बार मतलब अगर ये बायलेटरल हो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो इसमें कई बार बायलेटरल हो तो इसमें सेंसरी मतलब सॉरी सीवियर मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो बायलेटर में मेमोरी लॉस भी हो सकता है। और और मैं एक और सिम्टम की बात करूं कि पोस्टीरियर सेरेब्रल में कौन सा एक और सिम्टम देखने को मिलेगा, तो वो होता है कि साइमनटेग्नोसिया। मतलब साइमनटेग्नोसिया, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मतलब अगर डोमिनेंट ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व हो, जैसे कि लेफ्ट जो जनरली डोमिनेंट होता है वो अगर डोमिनेंट हो, तो क्या होगा, तो पेशेंट अब एक साथ दो ऑब्जेक्ट पर मतलब अब नहीं देख पाएगा। तो इनएबिलिटी टू सी मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन सेम विजुअल एरिया, विजुअल फील्ड एरिया, तो इसे कहते हैं साइमनटेग्नोसिया। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि थैलेमिक सिंड्रोम की, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन में जो होता है वो होता है एक थैलेमिक सिंड्रोम। तो थैलेमिक सिंड्रोम में सबसे पहले इनिशियली सिम्टम्स कौन से आएंगे, तो इसमें कॉन्ट्रालेटरल सबसे पहले सेंसरी लॉस होता है, और इसके बाद इसमें स्पॉन्टेनियस पेन या फिर हाइपरपैथिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये है मतलब थैलेमिक सिंड्रोम जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में होता है। और अगर एक और सिम्टम की अगर मैं बात करूं कि वो होता है एंटोन सिंड्रोम। तो एंटोन सिंड्रोम का रीजन क्या है, तो इसका रीजन है एक तो बायलेटरल पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, पर इससे भी ज्यादा कॉमन कॉज होता है कि सर्जरी के बाद होने वाला एनोक्सिया। तो सर्जरी के होने के बाद जो एनोक्सिया होता है उसमें एंटोन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके सिम्टम कौन कौन से होंगे, तो इसमें कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती है, मतलब जो ब्रेन के विजुअल एरिया थे 17, 18 और 19 उसके मतलब अब डैमेज होने के कारण अब कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती है। पर पेशेंट इस ब्लाइंडनेस को डिनाई करता है, कि पेशेंट वो मानने को ही तैयार नहीं होता कि वो ब्लाइंड हो चुका है। तो ये थी एंटोन सिंड्रोम की बात। और सबसे आखिर में मैं बताऊं कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ प्रीडोमिनेटली मतलब ब्लड सप्लाई देती है, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें होमो अनाइमस हेमी एनोपिया होगा। पर यहाँ एक चीज याद रखने की है कि जो ये टिप का एरिया होता है उसका ब्लड सप्लाई मिडल सेरेब्रल आर्टरी होता है। और टिप का मतलब ये कौन से विजुअल एरिया को होती है, तो वो मैक्यूला का एरिया को होती है। तो आप समझ पाएंगे कि मैक्यूलर एरिया का स्पेयरिंग हो जाने के कारण तो जो होमोनाइमस हेमी एनोपिया होगा उसमें मैक्यूलर स्पेयरिंग होगा। तो ये एक बात याद रखने की है कि इसमें मैक्युलर स्पेयरिंग होता है, जबकि मैंने मिडल सेरेब्रल आर्टरी के इंफीरियर डिवीजन की बात की थी उसमें होमोनाइमस हेमिनोपिया था, पर उसमें मैक्युला भी इन्वॉल्व होता था, जबकि यहाँ मैक्युला इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात। तो वर्टिब्रल या और बेसिलर आर्टरीज के सिस्टम के बारे में, उससे पहले मैं ये एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का है वो मतलब मोटर और सेंसरी पाथवे है, जो मेनली जैसे कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक या हो या फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हो, तो आप जानते हैं कि वो अल्टीमेटली लोअर पार्ट में क्रॉस होते हैं। और जबकि जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो मतलब वो डायरेक्टली यहाँ से निकल के जाती है। तो अब एक बात आप समझ पाएंगे कि जो वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम होती है वो मेनली ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती है। तो आप एक बात समझिए कि अगर ये एरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो आप समझ पा सकते हैं कि अगर समझिए कि ये लेफ्ट साइड का इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा, तो एक तो मतलब इसमें जो राइट साइडेड, तो इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि राइट साइडेड मोटर एंड सेंसरी लॉस होगा जो लिम्स का।
तो इसमें लिम्स में मोटर और सेंसरी लॉस होगा कॉन्ट्रालेटरल लीजन के ऑपोजिट साइड, और जबकि जो क्रेनियल नर्व थी वो अब उसकी साइंस इप्सिलेटरली आएंगी, तो क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से निकलती है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब मैं वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम के मतलब इन्फेक्शन से जो होने वाले सिम्टम्स की बात करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसके ब्रेनस्टेम में एक एरिया होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि अवेकनेस, मतलब पेशेंट को अवेक रखना। तो अगर ये मतलब ब्रेनस्टेम के अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो पेशेंट अब कोमा में चला जाएगा। तो मतलब ब्रेन, ये एक यूनिक बात है वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम की, इसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो ये रास के मतलब इन्फेक्शन के कारण। तो एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि अवेकनेस, अवेक और अवेयर, ये दो डिफरेंट चीज होती है। कि जो अवेकनेस होती है वो मेनली ब्रेन स्टेम के पोर्शन में होती है, और जो अवेयरनेस होती है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब कॉर्टिकल होती है साइन। तो वही अवेकनेस और अवेयरनेस की मतलब जो डिफरेंस होगा, तो वो तो हम जब कोमा के बारे में वीडियोस में डिस्कस करेंगे तब वो बात होगी। पर यहाँ मतलब अवेकनेस और पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाएगी तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, या फिर वो स्टूपर या फिर ऐसी कोई कंडीशंस में मिलेगा। और इसके साथ कौन कौन से सिम्टम्स हो गए, तो इसके साथ अब पिन पॉइंट प्यूपिल भी देखने को मिलती है। पिन पॉइंट प्यूपिल, क्योंकि वो पोन्टाइन एरिया इफेक्ट होता है, अफेक्टेड होता है। फिर इसमें अब फ्लासिड क्वाड्रिप्लेजिया भी होता है। तो फ्लासिड क्वाड्रिप्लेजिया एक और सिम्टम है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसमें अब क्रॉस्ड फीचर्स होंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स के जो सिम्टम्स होंगे, जो क्रेनियल नर्व्स के सिम्टम्स होंगे वो इप्सिलेटरली होंगे, और जो स्पाइनल और कॉर्टिकोस्पाइनल या फिर मतलब और जो लिम्स के जो स्पाइनल नर्व होती है वो सप्लाई करती है, तो वो कॉन्ट्रालेटरली होंगे। तो इसे अब ये क्रॉस फीचर्स ब्रेन स्टेम लीजन्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइट फेस और लेफ्ट आर्म का अफेक्ट होना, सेंसरी और मोटर का। तो ये क्रॉस फीचर सिर्फ मतलब ब्रेन लीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको मतलब आई डेविएशन के बारे में बताया था, तो अब पोन्टाइन स्ट्रोक और हेमिस्फेरिक स्ट्रोक का डिफरेंस कैसे होता है आई डेविएशन के हिसाब से। तो जो मैंने हेमिस्फेरिक स्ट्रोक में बताया था कि आईज आर डेविएटेड टू द लीजन ऑफ मतलब टू द लीजन की साइड होती है, तो वो मतलब नॉर्मल लिम्स के डेविएशन का मतलब जो नॉर्मल लिम्स हो गए उसकी तरफ डेविएट होंगी, तो वो हेमिस्फेरिक स्ट्रोक में होगा। और जो पोन्टाइन स्ट्रोक था तो उसमें अब आई डेविएट पैरालाइज लिम्ब की तरफ हो गई। तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको आगे मतलब जो हॉरिजॉन्टल गेज का पाथवे बताया था उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि ये किस तरह से होता है, और आगे मैं बात करूंगा। तो सेरेबेलर आर्टरीज की बात करें कि मतलब इसका स्ट्रोक किस तरह से होगा, तो सेरेबेलर आर्टरी में कि आप समझ सकते हैं कि उसके कारण अब क्या होगा। तो उसके कारण वर्टाइगो, नोशिया एंड वॉमिटिंग और निस्टेगमस जैसे फीचर्स आएंगे। फिर इसके बाद एक और मतलब जैसे कि जानते हैं कि जो सेरेबेलम का जो सप्लाई मतलब होता है वो इप्सिलेटरल होता है, और जो मतलब कॉर्टेक्स का जो सप्लाई होता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है। तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि यहाँ इप्सिलेटरल एटेल लिम्ब एटेक्सिया होता है, तो यहाँ यह इप्सिलेटरल होगा। फिर अगर हम बात करें कि इसमें कई बार डेफनेस भी होती है, इसका रीजन क्या है, तो कॉक्लियर न्यूक्लियस के लीजन के कारण यहाँ डेफनेस होती है, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई एंटीरियर आई का आर्टरी होती है। तो इसके बाद अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ सेरेब्रल स्ट्रोक के, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेरेबेलम मतलब होता है वो काफी मतलब यहाँ कंजेस्टेड स्पेस में मतलब होता है। तो जैसा कि अब स्ट्रोक के कारण क्या होगा कि अब पूरे सेरेबेलम की स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये काफी लिमिटेड स्पेस होता है। तो अब क्या होगा कि जो सेरेबेलम अब आगे पुश करेगा, तो अब समझ पाएंगे कि ये जो सीएसएफ का पाथवे होता है वो अब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस भी होता है सेरेबेलर स्ट्रोक के कारण। और यहाँ अब जैसे समझ पाएंगे कि यहाँ जो टॉन्सिलर एरिया मतलब सेरेबेलम का जो टॉन्सिल होता है वो अब नीचे की तरफ हर्निएट हो जाएगा। तो इसमें मतलब कौन सा हर्निएशन होता है, तो इसमें टॉन्सिलर हर्निएशन देखने को मिलता है। और ये मतलब सेरेबेलम स्ट्रोक वो भी सीवियर ही होता है, उसके कारण कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो ये थी सेरेबेलर आर्टरीज की बात। तो सिंगल हेमिस्फेरिक स्ट्रोक में कौन क्या होता है, तो कुछ मसल्स होते हैं जैसे कि पैरास्पाइनल मसल्स, और फिर मसल्स ऑफ फेरिंग्स, जॉ और
फॉरहेड। तो ये सब जो मसल्स होते हैं वो सिंगल हेमिस्फेरिक स्ट्रोक में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये बायलेटरली सप्लाइड होते हैं। तो मतलब दूसरा एरिया अगर नॉर्मल होगा तो वो इन्हें सप्लाई कर देगा। पर अगर ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि ये बायलेटरल लीजन होगा। तो बाकी आप सिंगल हेमिस्फेरिक स्ट्रोक को आप मतलब सिम्टम्स क्या हो गए, तो जैसे कि मैंने आपको आगे मतलब एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी वो सबके बारे में बताया, वो सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। पर ये मतलब ये सारे मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा स्ट्रोक और बेल्स पाल्सी के डिफरेंस के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फेशियल नर्व न्यूक्लियस होता है, वो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो सिर्फ मतलब उसका सप्लाई सिर्फ यूनिलेटरल होता है। तो जैसे कि आप ये रेड फाइबर्स देख सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो राइट साइडेड है एरिया, वो जो रेड फाइबर्स है वो सिर्फ यूनिलेटरल ही सप्लाई करते हैं जो लोअर पार्ट ऑफ फेशियल न्यूक्लियस को। वो किसको सप्लाई करेगा, तो लोअर पार्ट ऑफ फेस को। और आप देख सकते हैं कि जो ब्लू एरिया है मतलब वो बायलेटरली सप्लाई है, वो राइट और लेफ्ट दोनों एरिया से सप्लाई होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट ऑफ हेड को सप्लाई करेगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ मतलब राइट साइडेड स्ट्रोक हो जाए तो स्ट्रोक में आप जानते हैं कि वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। तो आप समझ पाएंगे कि अब ये रेड फाइबर्स एरिया चला गया तो जो लोअर पार्ट ऑफ फेस था वो अब पूरा पैरालाइज हो जाएगा। पर आप यहाँ देख पाते हैं कि जो लेफ्ट साइडेड में से भी अब फेशियल न्यूक्लियस को सप्लाई मिल रहा है अपर पार्ट को। तो जो अब मतलब वो फॉरहेड और कई मसल्स होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो नॉर्मली फंक्शन करेंगे। तो जो मतलब स्ट्रोक में क्या होता है कि उसमें लोअर पार्ट ऑफ फेस का पाल्सी होता है, जबकि फॉरहेड मसल्स और आई मतलब ब्लिंकिंग मसल मतलब आईज क्लोजर मसल वो इन्वॉल्व नहीं होते। और जबकि बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बेल्स पाल्सी होती है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, क्योंकि वो एक पेरिफेरल नर्व का लीजन होती है। तो आप समझ पाएंगे कि अगर ये लीजन हो गया तो ये पूरा का पूरा फेस अब यहाँ पैरालाइज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब स्ट्रोक और बेल्स पाल्सी में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्ट्रोक होता है उसमें फॉरहेड के मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, और जबकि बेल्स पाल्सी होती है उसमें मतलब फॉरहेड इन्वॉल्व होता है। सो थैंक यू गाइस।